देश निकाला दे दिया नेहरू जी ने और शेख अब्दुल्ला ने मिलके, तो तब तक वो कमांडेंट चीफ रहे। बदामी बाग का शानदार कंटोनमेंट जो आपने सब ने देखा होगा श्रीनगर में, हिंदुस्तान का एक अच्छा बेस्ट कंटोनमेंट माना हुआ उन्होंने बनाया था। और ये सतवारी कंटोनमेंट था तो बहुत पुराना, यहाँ तो तैमूर भी आके बैठा है। जब हमला किया तो तैमूर भी यहाँ से हमला किया था जम्मू के ऊपर। बड़ी पुरानी कहानी है, बदकिस्मती से वो कहानियाँ हमारी हिस्ट्री से निकल गई हैं किसी वजह से। इसीलिए आज मैं कर्नल साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने ये एक दोबारा इतिहास शुरू किया है। मैं समझता हूँ जम्मू में जो पलटन जहाँ आएगी उसको ये पूरा इतिहास पता होना चाहिए, और ये इतिहास आप लिखें, रखें और बाकी रेजिमेंट से भी शेयर करें। आज जो आपने बोला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी यूनिट्स को भी भेजना, नहीं तो वो आज मुझे उम्मीद नहीं कि कोई पलटने ये सेलिब्रेट कर रही हूँ। और आप जो जम्मू से तल्लक रखते हैं, आपको पता है आपके गांव में क्या हो रहा है आज के दिन, पूरे जम्मू में क्या हो रहा है आज दिन। 10-10 हज़ार बच्चे, बूढ़े, आपके पेंशनर, पिताजी, दादाजी सब बाहर निकले हुए हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, 3-4 बहुत बड़े बड़े फंक्शन रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग महाराजा हरि सिंह जी को भूले नहीं। जैसे रामचंद्र जी को वनवास दे दिया था, वो तो क्योंकि माता ने दिया था, कैकेयी ने दिया था, और उसमें किसी का हाथ नहीं था, इसलिए लोग रोते थे। 14 साल रोते रहे, जब आए तो दिवालियाँ मनाई गई। राम जैसा राजा दुनिया मानती है, ऐसा राजा। इसी तरह बिल्कुल महाराज हरि सिंह के साथ हुआ। मैंने उनको बचपन से देखा हुआ है, और 1954 में 1 महीना उनके पास बॉम्बे में रहा, जब वो अपना वनवास में थे 64 पेडर रोड, निपियनसी, बॉम्बे में। तो मैं उनके पास 1 महीना रहा, अप्रैल का महीना 1954, और वो 49 में गए थे। 5 साल हो गए थे उनको वनवास में रहते हुए अपने छोटे से घर में। कितने बड़े, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी, नंबर 1, 84,000 स्क्वायर माइल्स। कहाँ? और वो किसने बनाई थी रियासत? आपने। स्टेट फोर्सेस जिनको बोलते थे, डोगरा फोर्सेस बोलते थे उस वक्त, और वो मैंने देखी हैं। 1928 में मेरा जन्म हुआ, तो 20 साल मैंने उनका राज भी देखा है, रेजिमेंट भी देखी, क्योंकि मैं रहता ही बॉडीगार्ड कैवलरी लाइन में था। मैंने कॉलेज वहीं से किया, 13वीं 14वीं। मेरे चाचा जी रिसालदार थे, तो रिसालदार उनके घर में ही मैं भी वहाँ रहता था। तो और ये रेजिमेंटल सेंटर जो इस वक्त एयर फोर्स का है, यहाँ मैं एडजुटेंट था रेजिमेंटल सेंटर में 50s में। तो ये बिल्कुल बचपन से ही रेजिमेंट के साथ, सोल्जरिंग के साथ, इस इलाके के साथ मैं जुड़ा हूँ। 95 साल उम्र है अब मेरी। जब मैं कब देखा था महाराज साहब को पहली दफ़ा, 39 में मैं एक, उन्होंने राजपूत मिलिट्री स्कूल बनाया था, और उसमें मैं 39 में भर्ती हो गया था। वर्दी, वो मिलिट्री स्कूल था, तो समझो 39 से मैं वर्दी में ही हूँ। मैट्रिक करके, कॉलेज BA करके, फिर मैं, उन्होंने ही मुझे कमीशन दी थी 47 में 10 सितंबर को। बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर था। और मेरा जो आप ऑफिसर्स के लिए भी हमारा क्या बोर्ड क्या होता था, हमारा सिलेक्शन बोर्ड, महाराजा हिमसेल्फ एज ए प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर मेंबर, दूसरा चीफ ऑफ स्टाफ जनरल स्कॉट, हाईएस्ट, ये 3 मेंबर होते थे सिलेक्शन के हमारे लेफ्टिनेंट बनाने के लिए। इंडियन आर्मी में तो मेजर साहब ही करते हैं, एक सब सिलेक्शन हो जाती है। और फिर 2 बोर्ड करते थे,
आपका स्टैंडर्ड देखो आपकी आर्मी का। 2 बोर्ड होते थे, एक प्रिलिमिनरी बोर्ड होता था, देखे कोई गलत अफसर तो नहीं बन रहा मेरी, उसको वो वॉच करते थे, सवाल पूछ के, बैकग्राउंड देख के। और 3 महीने लगे हमें हमारे कमीशन में, तो फाइनल 10 सितंबर को हुआ। तब तक हिंदुस्तान में आग लगी हुई थी। 5 करोड़ लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ गए थे, 5 करोड़ इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे। तब पाकिस्तान बन गया था 15 अगस्त से, लेकिन जम्मू कश्मीर में आराम था। मैं श्रीनगर में था, पता ही नहीं लगता था कुछ ऐसी बात भी हो रही है। वो उनकी वजह से था, इतना अच्छा शासन था। तो वही बात आई कि वो उनको क्यों बाहर निकाला गया, क्योंकि शेख साहब नहीं चाहते थे कि डोगरा राज यहाँ रहे। और नेहरू भी उनके साथ थे, क्योंकि पॉलिटिकल थे, और महाराजा हरि सिंह पॉलिटिकल नहीं थे, नेचुरली वो महाराजा थे। और जैसे बताया उन्होंने कि उन्होंने बोला था कि मेरा मज़हब इंसाफ है। जो इंसाफ अपने मज़हब बनाता है वो सबको एक जैसा देखता है। और मैंने उनको देखा हुआ है जिस तरीके से वो अपना राज चलाते थे। और हमारे 15 से लेकर 49 तक कमांडर चीफ रहे। हमें तो सारा उनका किस तरह से वो शासन चलाते थे, फौज का कमांडर चीफ। और वो वर्ल्ड वार 2 में चर्चिल के साथ वार कैबिनेट होती है, सबसे टॉप इंडिया में या दुनिया में, उसके मेंबर थे। और हमारी यूनिटें वर्ल्ड वार 2 में गई थी, बहुत अच्छे काम किए जैसे बताया, और बहुत से उन्होंने वहाँ अवार्ड भी लिए। तो आपकी जो ये रेजिमेंट है, ये उनकी एफिशिएंसी थी जिसकी वजह से हमारी रेजिमेंट वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट रेजिमेंट 47 के पहले भी। और 47 के बाद जो कुछ आपने किया है वो तो शायद आपको मिलिट्री हिस्ट्री में या रेजिमेंटल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, पर वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सा गलत बताया गया है या बताया ही नहीं गया है, या तो बताया नहीं गया है या जो बताया है वो गलत बताया गया है, और जो बताना चाहिए था उसको छुपा दिया है। ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल इसी तरह जैसे महाराजा हरि सिंह जी को वनवास दे दिया, जिनकी रियासत थी उनको वापस रेड बॉडी भी नहीं आई, और वो कह गए थे कि मेरी अस्थियाँ और ये जो विभूति होती है स्वा, उसके बाद तभी में और हवाई जहाज़ से पूरी रियासत में बखेर देंगे। इतना रियासत के लिए उनका इतना प्रेम था, सबके लिए। उनकी कहानियाँ कभी आप सुनो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। 2 छोटी सी बातें। रात को 12 बजे वो रात को चलते थे ताकि दिन को लोगों को परेशानी ना हो। श्रीनगर से जम्मू आते, चाहे जम्मू से श्रीनगर, लोगों को परेशानी ना हो कि उनकी कार लिए गाड़ी ट्रैफिक रोकनी पड़े। रात को चलते थे, मगर रात को आपको मालूम होगा रामबान और उस इलाके में हमारे जब दरबार जा रहे होते हैं इधर से श्रीनगर अप्रैल मई में, और जब अक्टूबर में आते हैं तो हमारे जो गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, वो घोड़े लेके रात को ही चलते हैं वो सड़कों पर। तो आ रहे थे। ये किसने बताया? बहुत मुझे तो पता था, कुछ 2 साल 3 साल हुए तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठाकुर थे और प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, सारे सीनियर मोस्ट, तो उन्होंने ये बात में जो मैं आपको बताने लगा हूँ उन्होंने बताई, शायद आपने कहीं सुनी भी होगी। ठाकुर वो कहते हैं कि वो रात को आ रहे थे तो वो रुक गए, घोड़े बकरी 1-2 मील लंबा, बड़ी तकलीफ़ हुई। घंटियाँ वो हार्न चलाते जा रहे थे। एडीसी बड़ा परेशान,
उतरा, पिस्टल लगाया, उतरने कहा तुम करो, ये करो, रास्ता बनाओ, नहीं तो शूट करूँगा गुस्से में। तो एक बकरवाल ने बोला कि ये महाराज हरि सिंह को राज, हाथ लगा के देखो। रात के 12 बजे, क्या बात है। वो उसने कहा हाथ तो लगाओ, ये हमारा हरि सिंह का राज है, तुम रात के 12 बजे मुझे टच भी नहीं कर सकते। तुम्हारा हरि सिंह ने उनको बुला लिया, उनका कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता करो। ये इस किस्म के महाराज थे वो तो। और बिल्कुल मैंने देखा हुआ है, गांव में कहीं कोई वारदात होती ही नहीं थी पूरी रास्ते में, कभी रेप नहीं सुना, कभी मर्डर नहीं सुना, कभी चोरी भी नहीं होती थी। सारे दरवाजे खोले, कोई लाक ही नहीं लगाता था। हम भी, मुझे याद है 20 साल कभी सुना ही नहीं कोई बात ख़राब, कहीं पूरी रियासत में नहीं सुनते थे। आज तो पता नहीं गांव में ही रोज़ एक वारदात हो जाती है। क्या क्या आप पढ़ते हो, शायद आप देखते भी आजकल टीवी में, मगर उन दिनों वो नहीं थे। पर नहीं था, इतना डर भी था लोगों को, पुलिस इतना, क्योंकि वो निकाल देते थे। एक दफ़ा किसी ने गलती से 200 रुपये का, ब्रिगेडियर ने हमारे, उसको याद नहीं रहा, एक TADE का क्लेम बनवा के उसने साइन करवा लिए, पास हो गया, उन्होंने 200 रुपये ले लिए, लेकिन वो गए नहीं, पुंछ से जाना था, नहीं गए। किसी ने बता दिया, पता लग गया, डिसमिस कर दिया ब्रिगेडियर से 200 रुपये की गलत क्लेम से। ये राज था जिसमें हम बड़े हुए, ये रेजिमेंट थी आपकी, इस तरह के ऑफिसर जैसे। इसी वजह से जब 47 में आपकी रेजिमेंट ने, उस दिन सिर्फ 9 पलटनें थी, 7 जैक उस वक्त बाहर गई थी, आ रही थी, वो डिसबैंड हुई थी, दोबारा रेज हो गई थी। 2 कंपनी जो कुछ वक्त उस वक्त थी, और एक कैवलरी, ये 10 यूनिटें थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने, ये कहानी सुनने वाली है, बहुत कम आपको पता लगता है इसका, क्यों अंग्रेज़ों ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान से हमला करवाया, क्यों करवाया, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई बहुत कम बताई जाती है। 1931 में अंग्रेज़ों ने, क्योंकि पहली जो लड़ाई हुई थी फर्स्ट वार, तो अमेरिकन ने अंग्रेज़ों को कहा था कि अब तुम इंडिया को छोड़ दो, बहुत चूस लिया इनका खून। क्योंकि अमेरिका ने भी तो मार खाई थी अंग्रेज़ों से, उनको भी वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ना पड़ा था। हम अंग्रेज़ों से लड़े नहीं, अमेरिका तो अंग्रेज़ी था, उसमें इंग्लिश ही रहते थे, जर्मनी, फ्रांस, उनको अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, बाकायदा युद्ध करना पड़ा, तब जाके वो आज़ाद हुआ अमेरिका। उन्होंने अंग्रेज़ों को बोला कि अब छोड़ दो इनको, एशिया को छोड़ो, कॉलोनी छोड़ो, पर चर्चिल नहीं छोड़ना चाहता था। वो कहते नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहीं से तो हमें सब कुछ मिलता है, राशन यहाँ से आता है, मैन पावर यहाँ से आता है। पता है आपको कितने आदमी, 25 लाख हिंदुस्तानी फौज में थे वर्ल्ड वार 2 में, 25 लाख, कितने मारे गए उनमें से। और आपका जो राशन था, बिहार और बंगाल के लिए जो राशन आ रहा था, कहीं दाएं से खरीदा, बाएं से, भूख में बहुत भूख मरी थी, जहाज़ भरे हुए थे, उनको उतारना था, तो चर्चिल ने बोला मत उतारो, इनको फ्रांस में भेज दो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, वहाँ फौजें तैयार हो रही हैं, बढ़ा रहे हैं, लड़ाई का अभी पता नहीं कितने दिन साल चलेगी, तो राशन, इंडियंस को राशन मत दो। तो उन्होंने कहा मर जाएंगे, रिकॉर्डेड है। तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान की धरती का वजन कुछ कम हो जाएगा, मरने दो। और मर गए 23 लाख हमारे आदमी बिहार और उसके बंगाल के मर गए, खाना नहीं मिला। वो खाना हमारा लेके फौजों को दे दिया, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया कर, जहाँ जहाँ लड़ाई हो। ये चर्चिल ने किया हमारे साथ। और जब चर्चिल को उन्होंने निकाल दिया और एटले आ गए, और अमेरिका ने प्रेशर डाला कि अब आज़ाद करो हिंदुस्तान को, तो एटले ने आज़ादी के लिए
माउंटबेटन, जो अभी अभी लड़ाई ख़त्म हुई थी, उनको भेजा वायसराय बना के और दिया हुक्म पे दो। मगर चर्चिल नहीं चाहते थे, वो कहते हमें तीसरी लड़ाई लड़नी आ रही है। तीसरी लड़ाई, वो तीसरी लड़ाई रशिया के ख़िलाफ़ होने जा रही थी। तो उन्होंने कहा इसलिए क्या करो कि तेरी हिंदुस्तान को बांट दो, और ताकि आपस में ही लड़ते रहें सारी उम्र, हमें कोई परेशानी नहीं हो। और बांट के जो एक जो स्टेट बनानी है वो रशिया और चाइना ने के साथ लड़ने के लिए वो एक अपने नीचे रखे। और वो कौन सी बनाई? पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान तो ऐसे ही बन गया। और उसमें बोला, जिन्ना नहीं मानता था वो कहता हम इकट्ठे रहेंगे, और गांधी तो बिल्कुल नहीं मानते थे, उन्होंने तो कई मरण व्रत रख दिए। नेहरू भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता था ये बंटवारा। लेकिन अंग्रेज़ों ने वो बंटवारा क्यों थोपा कि ये अगर इकट्ठे रहे तो दुनिया को ख़तरा हो सकता है। अभी मोदी से ख़तरा हो रहा है दुनिया सारी को, हालांकि उसका सारा मुल्क इकट्ठा नहीं है। 4 मुल्क बन गए हैं, सिलोन अलहदा, बर्मा अलहदा, बांग्लादेश अलहदा, पाकिस्तान अलहदा और इंडिया 5 हैं। उस वक्त तो एक ही था। वो नहीं चाहता था कि ये आज़ाद हों और हमारे नीचे ही रहें। अगर आज़ाद हों तो इस तरीके से हों कि आपस में ही लड़ते रहें, ताकि हमें ख़तरा ना बने, और हम ऐसा इनको इस्तेमाल करें कि रशिया और चाइना, जिनसे हमारी अगली असली लड़ाई होनी है, तीसरी वार, 3rd वर्ल्ड वार, वो यूरोप में नहीं हो, वो एशिया में हो। ताकि अगर एटम बम चलें तो एशिया में चलें, फ्रांस में नहीं चलें, जर्मनी में नहीं चलें। और जापान में जैसे 2 चले थे, उनको पता है क्या होता है। अगर एक ऐसे 2-3 बम उसमें यूके में पड़ जाए तो इंग्लैंड ख़त्म। तो ये सब अंग्रेज़ों की चाल थी कि लड़ाई यहाँ हो। इसको बोलते थे ग्रेट गेम। वो 150 साल से चल रही है। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, दिस इज पार्ट ऑफ ग्रेट गेम टू कीप रशिया चाइना engaged in Jammu and Kashmir state and up to अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। तो इस तरीके से ये अंग्रेज़ों ने हमें डिवाइड किया। और फिर माउंटबेटन आए, उन्होंने कहा अगर करना ही है तो जल्दी करो। 48 में होना था, 48 की बजाय उन्होंने 47 में ही कर दिया। इतनी खतरनाक, इतना बड़ा काम करना था उसको, और कम टाइम। अभी आपने अटैक करना हो या कोई काम करना हो तो उसको मुश्किल हो तो ज़्यादा दिन लगते हैं तैयारी के लिए, तो उन्होंने और टाइम कम कर दिया, कोई तैयारी भी नहीं हुई। रिज़ल्ट क्या हुआ? मार धाड़ हो गई, 10 लाख मर गए हमारे आदमी। और रेप्स जो हुए हैं, अबडक्शन जो हुई हैं, कन्वर्शन जो हुई हैं, वो अगर कहीं आप पढ़ो तो बाल खड़े हो जाते हैं। ये अंग्रेज़ों ने 200 साल हमारे पर हुकूमत करके सारा कुछ लेने के बाद हमें क्या दिया। और 1931 में जब महात्मा गांधी मांग रहे थे आज़ादी, तो चर्चिल था, नहीं देता था। तो उन्होंने क्या चालाकी की, ये 565 राजे महाराजाओं का एक उन्होंने काउंसिल बनाई, उनका हेड महाराज हरि सिंह को रखा कि हम लंदन में बातचीत करेंगे, आप बताओ हमको कि क्या चाहते हो। आइडिया ये था कि वो 565 राज्यों के लिए बोले कि हम तैयार नहीं अभी आज़ादी के लिए, 50 साल अभी आप रहो, हमें पढ़ाओ लिखाओ तैयार करो, जब हम फिट हो जाएंगे फिर राज हमको देना। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम भी ऐसे ही रहना चाहते हैं जैसे आप अपने मुल्क में रहते हो, आज़ाद हो, हमें भी आज़ाद करो। उसी दिन से महाराज हरि सिंह को असैसिनेशन, गला काटने की प्लान बन गई। किस तरह से बचे वो कहानी में नहीं जाऊंगा। असैसिनेशन भी हुआ, अटेम्प्ट भी हुई। उन्होंने, इनको आइडिया पता लग गया, उन्होंने कमरा बदल दिया श्रीनगर पैलेस में। मारने वाले आए, कमरा खाली देखा, तो ये किस्मत है उनकी, बहुत दफ़ा बचे ऐसे।
तो इस तरह से जब अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि महाराजा हरि सिंह को ख़त्म करो और आज से हिंदू मुस्लिम के फसाद बढ़ाओ ताकि इनको आज़ादी भूल जाए और इसी में लगे रहें। 1931 के बाद 1931 तक ऐसी बात नहीं थी और जम्मू कश्मीर में राज था। हमने जम्मू कश्मीर बनाई। ये आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की रियासत एक बहुत अद्भुत रियासत है और ये महाराजा गुलाब सिंह, जनरल जोरावर सिंह जैसे आपके पहले जनरल, उन्होंने मिलकर ये रियासत बनाई। और कहाँ बनाई? हिमालय के पार जाकर के लद्दाख फतह किया। 22 रियासतें थी लद्दाख, वो 22 रियासतें जोरावर सिंह ने फतह की। उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान में है, उसकी भी 22 रियासतें थी, वो भी फतह की। 44 रियासतें फतह की और हिमालय के पार। ये आज तक हिंदुस्तान में कोई महाराजा, कोई जनरल नहीं हुआ जिसने हिंदुस्तान की सरहदें बढ़ाई हों। ये सिर्फ आपकी रेजिमेंट, हमारी रियासत, जिसने हिमालय के पार जाकर के स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसको बोलते हैं कि एक ऐसी जगह दे दी कि चाइना को हमला करना होगा तो पहले उसको फतह करना पड़ेगा, फिर हिमालय क्रॉस करना पड़ेगा। तभी तो आप सियाचिन में बैठे हो, तभी तो करगिल की लड़ाई हो रही है। हमने रोका हुआ है। वो नहीं होते तो वो लखनपुर में होते। हाँ, ये जगह चाइना के पास होती, पाकिस्तान के पास होती, और वो जगह अभी भी और अब इंडियन आर्मी ने संभाली हुई है। आप ड्यूटी कर आए हो वहाँ पर, वो आपकी देन है, आपके पूर्वजों की देन है। वो ये सब, ये शिवालिक के डोगरे मैंने देखा है। वर्ल्ड वार 2 में भी गांव में आदमी कोई नहीं था, सिर्फ विडोज थी, सिर्फ सफ़ेद चादर नज़र आती थी। उनके हस्बैंड वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, गिलगित बल्तिस्तान, और बल्तिस्तान गिलगित में तो हमारे 20,000 डोगरा शहीद हुए हैं 100 साल में। वो लड़ाइयाँ चलती रहती थी। एक लड़ाई में 5 जैक राइफल गई, भूप सिंह की पड़ी थी, रात को रहे वहाँ, 1200 थे। तो चित्राल, हुंजा, नगर, उन्होंने मिलकर रात को वहाँ एम्बुश लगा दी, पहाड़ी के ऊपर पत्थर इकट्ठे कर लिए, दाएं और बाएं नाका लगा के फायरिंग, 1200 खत्म एक रात में। ये आपकी कुर्बानी है। एक इंसिडेंट में भूप सिंह की पड़ी बोलते हैं आप उसको, 200 आदमी बच्चे थे, वो यासीन, चित्राल उधर चले गए और वो कन्वर्ट हो गए, फिर उधर रहे। उनमें से अभी मुझे टेलीफोन करते हैं, मेरे से बात करते हैं गिलगित से, अमेरिका में मिले मुझे, कहते हैं मैं राजपूत हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे जब भूप सिंह की पड़ी में वो कन्वर्ट हो गए थे, हम अभी मुसलमान हैं मगर हम राजपूत हैं, हम आपके भाई हैं। बड़ी अच्छी तरह से मिलते हैं। अभी टेलीफोन रात को कभी कभी करते हैं, वो गिलगित से, बल्तिस्तान से, बाग से, पुलंदरी से। मेरे साथ वो इस पर व्हाट्सएप पर घंटा घंटा बात करते हैं। तो आदमी में कुछ नहीं होता, ये सब अंग्रेज़ बीज डाल गए हमारे बीच में, उसने हमारे मुल्क की तबाही कर दी। अभी तक हम नहीं उठ पा रहे और उसकी वजह से अभी भी फंसे हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री, और मेरे ख्याल में इस रेजिमेंट की हिस्ट्री जितनी रिच है, किसी रेजिमेंट की इतनी रिच नहीं। ये तो आपको पता हमारे साथ शेख साहब ने क्या किया था, वो भी आपको थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ। जब 47 विभाजन का समय आया तो स्टेटों का फैसला होना था कि वो कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाएं, इंडिया के साथ जाएं। आज़ाद नहीं रह सकती, वो कोई प्रोविज़न नहीं था। ये जो बात बताते हैं ना कि हमारे हरि सिंह आज़ाद रहना चाहते थे, उसमें कोई प्रोविज़न ही नहीं था, तो कैसे आज़ाद रह सकते थे। लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे, ये भी मैं उनके पास रह के आपको बता सकता हूँ। वो अपनी रियाया को समझते थे कि मेरे बच्चे हैं, और अपने आप को समझते थे मैं भगवान का आदमी हूँ।
जैसे अंग्रेज समझते थे ना डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, बादशाह कहते हैं कि उनको किसी ने बादशाह नहीं बनाया होता, कहते हैं वो कहते हैं हम जन्म से बादशाह हैं, हमको महाराज परमात्मा ने बनाया है। तो महाराज हरि सिंह ये इसमें बिलीव करते थे कि मुझे किसी ने नहीं बनाया, मुझे परमात्मा ने ये पैदा किया है राज करने के लिए, और जो मेरी रियाया है वो मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, इनको कोई दुख नहीं होना चाहिए, और सब मेरे बच्चे हैं, मुस्लिम सिख। आपको पता कितने बच्चे हमारे, बुद्ध थे, बल्ती थे, सिख थे, जैन थे, सब किस्म के धर्म हमारे पास, उन्होंने कभी धर्म की बात, वो इसमें बिलीव करते थे कि ये सारी मेरी फैमिली है, और अगर मैं ये रियासत पाकिस्तान में ले जाऊं जैसा कि अंग्रेज़ चाहते थे, माउंटबेटन चाहता था, और जिन्होंने मैसेज भेजा था उनको कि आप पाकिस्तान में मिल जाओ, आप महाराजा के महाराजा ही रहोगे, नहीं, उन्होंने कहा क्या वजह थी, उस वक़्त रियासत में 70% मुस्लिम थे। मैं उधर हूँ, हम स्टडी करी थी, हमने हमारे इम्तिहान होते थे, हमें एक एक चीज़ याद रखनी पड़ती थी, जिसमें 60% सुन्नी थे, 10% शिया थे, और 30% हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, सब दुनिया। उन्होंने कहा अगर मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो 70% का तो मुझे पता नहीं, पर 30% जो हैं वो खुश नहीं रह सकते, और हो सकता है वो वहाँ से निकाले जाएं, और आज वही हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में जब बना पाकिस्तान तो तकरीबन 30% नॉन मुस्लिम थे, आज कितने हैं, 3%, 27% निकाल दिए, उसने मार दिए। ये पाकिस्तान करता है, और ये उनको पता था, नेहरू को, गांधी को नहीं पता था, लेकिन महाराजा हरि सिंह को पता था। क्यों पता था? कि वो बच्चों को अपनी औलाद समझते थे, बच्चे समझते थे, वो गन फाडर नहीं था उनके लिए। तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में कभी नहीं जाऊँगा, ये मुझे भी पता है। ये तो मेरे वहाँ के जो हमारे कैप्टन एडीसी थे वो बताते थे, हमको मिलते रहते थे, हमारे गांव से थे, कि महाराज साहब कभी पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, मगर हिंदुस्तान में जाएं तो किससे बात करें? नेहरू से बात करते हैं, वो कहते हैं गो टू शेख अब्दुल्ला। वो कहते हैं शेख अब्दुल्ला ने मेरा ट्रीजन किया है, बगावत की है, उसके ऊपर केस चल रहा है, उसको जेल में रोक, मैं उसके पास कैसे जाऊँ? ये वजह थी जो गलत इल्ज़ाम लगाए कि आज़ाद रहना चाहते थे। वो इतने काबिल थे, उनको पता था आज़ादी का एक प्रोविज़न नहीं है, दूसरी कैसे आज़ाद रह सकते हैं? रशिया उधर है, चाइना उधर है, इधर पाकिस्तान बन रहा है, उधर हिंदुस्तान आ गया, कौन रहने देगा उनको आज़ाद? तो ये इनकी कहानियाँ हैं। आज तक 75 साल में उनके बारे में बात नहीं करने दी किसी ने, ना गवर्नमेंट ने इधर, तो कांग्रेस गवर्नमेंट उनके खिलाफ हो गई बिल्कुल टोटली, और निकाला भी उन्होंने मिलके। जब इसी वजह से 75 साल से लोगों को, आम जनता को, आपके दादाजी को, पिताजी को सब पता था, रोते थे कि महाराज साहब के साथ बेइंसाफ़ी हुई, कर नहीं सकते थे कुछ। अब जब मोदी जी आए हैं यहाँ 5-10 साल से, तो बातें खुलने लगी, जो दबाव डाला था, गलत दबाव था, वो कम होता गया, जिसकी वजह से लोगों को इनकरेजमेंट हुई, और इन बच्चों ने 1 महीने में सारे रास्ते बंद कर दिए। बच्चे, वो कौन बच्चे? 30 साल की उम्र, देखा भी नहीं है उनको, वो तो 61 में स्वर्गवास हो गए थे, 61 साल हो गए। और आज़ादी लेने वाले, छुट्टी लेने वाले, ये सब 30 साल के हैं, यूथ है। या हमारे ही जो मेरे ही बच्चे हैं, वो फौजियों के बच्चे हैं मोस्टली गांव से, और जख्मी हुए पड़े हैं, बोले तक नहीं, मजबूर होकर छुट्टी लेनी पड़ी। और शायद 75 साल में पूरी दुनिया में आज के दिन किसी महाराजा के जन्मदिन की छुट्टी
किसी मुल्क में भी, हिंदुस्तान में, दुनिया में नहीं मिल रही होगी जो आपके महाराजा को, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं था, जो अब समझ आ रही है कि उनके क्या असूल थे। तो इसलिए ये छुट्टी मिली है। और इस छुट्टी को कैसे मनाया जा रहा है शायद आपको इतना पता नहीं लगे, पर आजकल टीवी वगैरह में पता आता रहता है। मैं भी, अब बहुत फंक्शन है, कल भी थे, आज भी हैं, अभी मैं जा रहा हूँ 10:30-11 बजे। तो ये थे आपके कमांडेंट चीफ महाराजा हरि सिंह, जिनको रियासत से बाहर निकाल दिया। एक छोटे से कमरे में 12 साल रहे, वहीं मैं इनके साथ रहा 1 महीना 1954 में। और उस महीने में मैंने देखा एक दिन भी नेहरू के खिलाफ, शेख अब्दुल्ला के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कोई बात नहीं। ऑर्डर था वहाँ कि जो आए उनसे बोल देना कि मेरे साथ इन चारों के बारे में बात नहीं करनी, कभी बात नहीं की। अब अंदाज़ा लगाएं, पूरी रियासत छीन ली उनसे और बाहर निकाल दिया, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की, किसी को नहीं बताया। हमारा तो एक घड़ी गुम हो जाए, एक पेन गुम हो जाए तो सारा घर छान मारते हैं, नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला। क्या कैरेक्टर था, क्या पर्सनैलिटी थी, क्या नहीं। कि अगर मैं एक भी गलत बोल गया, हो सकता है अंग्रेज़ आगे ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, केस यूएनओ में पड़ा हुआ है, मेरे एक लफ्ज़ बोलने से हो सकता है सारा मामला हिंदुस्तान का, रियासत का बिगड़ जाए, मेरे बच्चों को तकलीफ़ हो, कभी नहीं चले। तो ये इस किस्म के वो थे महाराजा, उनके साथ भगवान ने इंसाफ किया है और किसी ने नहीं। हाँ, दरिया बने हैं डोगरा लोग जम्मू के, और वो भी नौजवान, सब 25 साल वाले, 30 साल के अंदर हैं, उसके ऊपर कोई नहीं है। और उसमें एक अच्छी बात जो हुई कि पूरा जम्मू, पूरी डोगरा कौम जम्मू इकट्ठे हो गए, हिंदू, मुस्लिम, हरिजन, क्रिश्चियन, सब सरदार सब इकट्ठे हैं। और उसने हमको इकट्ठे भी कर दिए। ये भी एक, महाराज हरि सिंह ऐसे ही थे, उनके लिए ये रियासत इकट्ठी हो गई, जम्मू इकट्ठा हो गया, डोगरा लोग इकट्ठे हो गए। ये उनकी देन है, अभी इसको संभालना हमारा काम है। इसीलिए हम अभी जुटे हुए हैं कि ये जो उनकी वजह से छुट्टी मिली है, इस छुट्टी का हम ये फ़ायदा लें कि जम्मू इकट्ठा रहे, और कश्मीरी जो दबाव 75 साल से हमारा सब कुछ कर गए, पैसे भी ले गए, कुछ मैं खुद दे रहा हूँ। 38 साल में रिटायर होके आया, और एमएलसी था मैं, 12 साल फरूक के साथ रहा हूँ, सब पैसा हमारा ले गया। कोई टूरिज्म का यहाँ बात नहीं, जम्मू की कोई डेवलपमेंट नहीं, मगर अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में जो डेवलपमेंट करी वो सब पुल उड़ा दिए, बिल्डिंगें उड़ा दी टेररिस्ट ने आके, आपने देखा ही होगा। तो ये रियासत के साथ सब जुड़ा हुआ है महाराज हरि सिंह की कहानी। तो ये मैं आपको, असलियत जो है बहुत कम लोगों को पता है। अभी मुझे ये सब लेक्चर पूरे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में 2-2 घंटे, परसों मेरा यूनिवर्सिटी में लेक्चर, हर चौथे रोज़ ये मुझे बताना पड़ता है असलियत क्या है, क्योंकि मैंने देखी हुई है, मैं इसमें से गुजरा हूँ। 95 साल में आंखें बंद के नहीं बैठा था, आर्मी का जनरल हूँ, मुझे पता है क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या बातें होती हैं। फौज में जैसे होता है, सिविल में क्या होता है, मैं सिविल में भी 12 साल रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये आपको मैंने कहा आज बता दूँ। कुछ और बड़ी बातें हैं वो फिर कभी मौका मिला तो बताऊँगा, पर आज इतना ही मैं ये कहूँगा कि जो आपने ये बनाया है, शेयर इट विद द अदर रेजिमेंट्स, एंड जो मैंने बोला है इफ़ यू कैन शेयर दैट ऑल्सो, तो प्रॉब्ली 25-30 पलटने हैं हमारी, आर मिला के, टीए मिला के, मेरे ख्याल में कुछ 35-40 हो जाती हैं। किसी तरीके से आपका ये मैसेज चला जाए कि आज एक, आई एम दी ओनली, मैं एक ही जनरल हूँ स्टेट फोर्सेस का, पूरी रेजिमेंट का एक ही जनरल बना इंडियन आर्मी में, दूसरा बना ही कोई नहीं, और फर्स्ट भी, लास्ट भी, एंड ओनली वन। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने कमांडर इन चीफ के लिए जाने से पहले
कोई ऋण चुका जाऊं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया था और मैंने उनको तो बड़े बचपन से देखा है। और जब वो गए हैं जिस दिन, तो मैं 9 जैक में था, ये रघु प्रताप लाइन्स कि यहाँ मैं एडिटेंट था उस वक्त 9 जैक का। लोग रोते थे इधर कि उनको बताया कि श्रीनगर जब दिल्ली बातचीत करने के लिए आ जाओ, तो महाराज साहब डॉक्टर करण सिंह छोटे से और मदर महारानी तारा देवी, वो बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाए उन्होंने नेहरू के साथ, पटेल के साथ, और वहाँ इंपीरियल होटल में रहे। ओबेरॉय होटल है आजकल, वो 15-20 दिन रहे, बातें होती रहीं। और शाम को फैसला ये किया, नेहरू खुद नहीं बोल पाया, पटेल को बोला कि तू बता महाराज साहब को कि थोड़ी देर के लिए रियासत छोड़ दो ताकि वहाँ कुछ अमन हो जाए, फिर आप वापस आ जाना 3 महीने के बाद। उन्होंने कहा ये तो आपने बुलाया बातचीत के लिए या निकालने के लिए बुलाया? कोई जवाब नहीं दे पाया, नेहरू जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा पटेल बात करेंगे। पटेल के साथ उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, वो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे पटेल साहब की, मगर पटेल साहब भी इस बात में नेहरू के साथ ही थे कि महाराज हरि सिंह को निकालना है, क्योंकि शेख कह रहा था कि अगर महाराज हरि सिंह रह गया तो वो कमांडर इन चीफ भी रहेगा, और उसकी जो 9 पलटने हैं वो, ये भी उसने कहा कि मुझे भी खतरा है। शायद शेख कहता है मुझे ही मार देंगे ये, क्योंकि इतनी पलटने 9000 आदमी वर्दी में इधर बैठा हुआ है महाराज हरि सिंह का, तो मैं महाराज हरि सिंह को तंग तो नहीं कर सकूँगा ना। ये वजह थी कि महाराज हरि सिंह को निकाला जाए, और उसके साथ जो आपने काम किया है रेजिमेंट ने, उसको भी दबा दिया। हमारा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने जो काम किया है, जो रियासत बचाई है 5 दिन, उसकी बात ही नहीं होती। उनको जो महावीर चक्र मिला, वो भी कहीं 1 साल के बाद किसी को बोला, उसने इनिशिएट करा और ऐसे ही दे दिया। जब मैंने फर्नांडिस, जब 99 ये हो रही थी कारगिल वार, तो उनकी बर्थ सेंटिनरी आई ब्रिगेडियर साहब की, गांव में राजेंद्रपुरा में मनाई। फारूक को भी बुलाया और फर्नांडिस उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको भी बुलाया। वो गांव में गए, पूरा दिन का प्रोग्राम, 14 जून 1999 को। तो मैंने ये बातें बताई फर्नांडिस को, और लोगों ने मेमोरेंडम दिया, वो मैंने किताब में पब्लिश किया, शायद आपको दिया, कि ये अब बहुत गलत काम हुआ है। जैक राइफल, आपको पता है 8000 स्ट्रेंथ थी आपकी जिस दिन हमला हुआ है। JNK रेजिमेंट की 7-8 पलटनें थी, 7 जैक, अभी ये पलटन उस वक्त अभी दोबारा तैयार हो रही थी, और बॉडी गार्ड कैवलरी। अंग्रेज़ों ने जो बैटरी थी वो पहले ही इंडिया को दे दी। वो कितनी प्लानिंग है 50 साल पहले कि जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला करवाना है। बादशाह ये हरि सिंह नहीं मानेंगे, हमला करवाना है कबालियों से, पाकिस्तान से मिलके, और फिर ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दिलवानी है। ये फैसला बहुत पहला था। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जब 45 की लड़ाई ख़त्म हो गई, 46 आ गया, ट्रांसफ़र पावर करनी है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये सुनना अच्छी तरह से ऑफिसर लोग। 4 JNK श्रीनगर में थी, और उसके 5 MC मिले थे उनको जापान की लड़ाई में, मिलिट्री क्रॉस, वीर चक्र होते हैं। उसमें एक असलम थे, कैप्टन असलम, वो थे ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह के बेटे 4 JNK में, और रहमतुल्लाह मेरे ब्रिगेड कमांडर थे, रिटायर होके पक्काडंगा में उनका घर है, वहीं रहते थे। जब ये 4 JNK को पीक कैनेडी में की लड़ाई में कमाल किया, जापानी को ऐसा मारा, 5 मिलिट्री क्रॉस मिले। अंग्रेज़ों के टाइम
हमें कोई दूसरे दर्जे के ही देते, ऐसे इंडियन आर्मी के टाइम भी दूसरे दर्जे हमें तो मिला ही कुछ नहीं, पर उन्होंने फिर भी दिए। तो पलटन कितनी अच्छी थी 4 JNK, सारी ऐसे ही थी। तो असलम को उन्होंने क्या किया, काबिल था, बहुत अच्छे रिजल्ट लिए थे। अब देखो उसमें विकीपीडिया, आज शाम को घर में जाके पढ़ना विकीपीडिया की कहानी, उसमें लिखा हुआ है कैप्टन असलम ऑफ JNK। वो ब्रिगेडियर हो गए, रिटायर हुआ और अभी कुछ दिन हुए डेथ हो गई। मेरे से 6 साल सीनियर था वो मेरा। उससे रिज़ाइन करवा दिया 4 जैक से। अब देखो जिस पलटन में अगर वीर चक्र मिला हो आपको, तो उससे क्यों रिज़ाइन करवाएंगे? वो तो CO बनेगा एक दिन, ब्रिगेड कमांडर बनना था उसने, काबिल आदमी था। मगर 46 में उससे इस्तीफ़ा दिलवा के 4 जैक से निकाल लिया। कहाँ भेजा? मेजर बना दिया ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, और उसको G2 इंटेलिजेंस बना दिया। जब मैं बताता हूँ सिविल को उनको इतनी समझ नहीं लगती, पर आप तो समझते हैं G2 इंटेलिजेंस डिवीजन का बनाओ तो क्या मतलब होता है? पूरी दुनिया की खबर होती है उसके पास, इंटेलिजेंस। और वो काबिल आदमी था, और उसको चार्ज दिया कि तू 4 JNK का बंदा है, JNK की हिस्ट्री जानता है, तेरा फादर वहाँ पर है, तू पला ही उस रेजिमेंट में एज ए रेजिमेंट यंग बॉय। अभी हमला करना है, कैसे करना है? 4 JNK पर हमला करना है, बताओ कैसे करना है? उसने कहा मैं बताता हूँ। क्या? उन्होंने क्या, हमारे प्रथा है कि जिस दिन ईद होती है तो हिंदू ड्यूटी देते हैं, मुस्लिम आराम करते हैं। और जब दशहरा होता है तो हिंदुओं को छुट्टी मिल जाती है और मुस्लिम भाई आराम करते हैं। बहुत अच्छी प्रथा थी, और इकट्ठे रहते थे, एक थाली में रोटी खाते थे। मैं भी उनमें शामिल था। ये अंग्रेज़ों का काम होगा। जब उसको लिया वहाँ से तो उसको बोला, और जब एक और बात है, जब माउंटबेटन आया तो उसका पता नहीं था कि वो शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 नहीं बनाए या कुछ करे। चर्चिल को फिक्र हो गया। चर्चिल के साथ मेजर जनरल, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ होते थे, उनको उन्होंने माउंटबेटन के साथ लगवा दिया, और वो उनको कहने जी हमारे हरि सिंह को बोलो कि पाकिस्तान के साथ में। इसलिए वो मेजर जनरल वहाँ बैठा। जब नहीं लिखा उसको पता लगा, क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ जो जनरल स्कॉट था वो अंग्रेज़ था, हमारा चीफ ऑफ स्टाफ टोपी बंगलों में रहता था। तो वो रोज़ बात करते थे, हमारा चीफ ऑफ स्टाफ, मेरा चीफ ऑफ स्टाफ। मुझे इंटरव्यू में उसी ने तो पास किया, और उसको बोल रहे थे कि पाकिस्तान से मिलना है। वो कहता है महाराज हरि सिंह नहीं मानते। उन्होंने कहा कुछ ऐसा करो, क्या करो? तो आप ही सोचो क्या है। हमला करना पड़ेगा, करना है तो करो, तैयारी करो। तो वो तैयारी हो। इसीलिए उसको उधर से ले गए और उससे सारी बातें पूछी कि कमजोरियाँ क्या हैं जैक राइफल्स की। तो उसने ये बातें बताई। उसके मुताबिक उन्होंने देखा 24 तारीख को दशहरा बनता है, अक्टूबर की 24 को। उसमें दरबार होता था श्रीनगर, मैं उधर था, मैंने दरबार भी देखा। परेड होती थी, बड़ी खूबसूरत, रात को दरबार होता था। वो सब लोग नज़रें पेश करते थे, वो हो रहा था 24 शाम को। और वो वहाँ पर जो हमारे चीफ जस्टिस बने बाद में, मीरचंद महाजन, वो प्राइम मिनिस्टर थे उस दिन, और वो भी बैठे हुए थे साथ। 24 तारीख, क्योंकि 24 को दशहरा था और 25 को ईद थी। फैसला ये हुआ कि 21 को हमला करेंगे रात को, 22 को, और 24 तक श्रीनगर पहुंच के महाराजा को पकड़ के दस्तखत करवा के ईद के दिन झंडा चढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर डिक्लेयर करेंगे पाकिस्तान। ये अंग्रेज़ों की प्लान। पाकिस्तान आर्मी को कोई पता नहीं, वो भी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो उस वक़्त क्या होता है 21 की रात। अच्छा, अभी एक और बात,
20 अगस्त, अभी जब 15 को अगस्त हो गई, आज़ादी हो गई, गिलगित हमें हैंड ओवर लास्ट डे करी उन्होंने। उस वक़्त उनके 500 स्काउट्स बल्तिस्तान के बेस्ट ट्रेन की हुई पलटन थी, अंग्रेज़ों ने रशिया के साथ लड़ने के लिए बनाई हुई थी, क्योंकि 1935 में गिलगित, वही तो वजह थी लड़ाई के। वो महाराजा हरि सिंह से गिलगित 1935 में 60 साल के लिए लीज पर ले ली। किसके लिए? कि रशिया के साथ लड़ना है। और वहाँ उन्होंने भुट्टों की, वो चित्राल के भुट्टे, गिलगित, उनकी एक बहुत अच्छी बटालियन बनाई, बेस्ट सिलेक्टेड बॉय, बहुत अच्छी ट्रेन की, वेरी गुड, हेल्दी। वो हमें वापस, देखो 45 में लड़ाई ख़त्म हो गई, बल्कि 39 में लड़ाई अंग्रेज़ों के रशिया के साथ नहीं हुई, चाइना के साथ नहीं हुई, तो हमारा गिलगित वापस दे दो, क्योंकि आपने तो जाना है, जब इंडिया छोड़ जाना है। नहीं दी वापस। क्यों नहीं दी? वो वहाँ पाकिस्तान बनाना चाहते, जो हमने सोचा भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने लीज कहाँ 35 में ले ली, 45 12 साल पहले। अंग्रेज़ इतना आगे सोचते थे कि वो गिलगित बल्तिस्तान लेकर के किसके लिए? पाकिस्तान बनाना है, और वो इलाका पाकिस्तान को देना है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान बहुत रिच इलाका है, उसके नीचे हीरे ही हीरे हैं, सोना ही सोना। जितना सारा हिंदुस्तान के नीचे ज़मीन में जो कुछ है वो नहीं है जितना गिलगित बल्तिस्तान में। ये उनकी कब से प्लानिंग चल रही थी। और फिर हमारे पास क्या था? सिल्क रूट। सिल्क रूट कौन? तिब्बत से लेकर के, लद्दाख से लेकर के, करगिल, द्रास, गिलगित से होके पश्मीना चलता था, और पश्मीना फ्रांस में जाके बिकता था, इतना महंगा। वही हमारी इनकम थी जम्मू कश्मीर। इसीलिए हमारे गुलाब सिंह ने और जोरावर सिंह ने तिब्बत फतह किया था, गिलगित फतह किया था। वहाँ शातूश, इतनी रियासत रिच हो गई थी ये, इसी की वजह से। तो ये अंग्रेज़ों ने सारा बंदोबस्त कर लिया कि ये पाकिस्तान को देनी है और रशिया के ख़िलाफ़ लड़ाई है। लेकिन रशिया लड़ाई नहीं, रशिया तो दोस्त बन गया वर्ल्ड वार 2 में। फिर क्यों रखी गिलगित बल्तिस्तान? फिर इसलिए रखी कि वहाँ पाकिस्तान बनाया। कितनी प्लानिंग! हम तो सोच भी नहीं सकते ये बात। कहाँ सारे एक छोटे से आइलैंड के, यूके आयरलैंड के उठे हुए, क्या दुनिया की सारी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। अभी देखो वो मलका कैसी उन्होंने घुमाई है, डेड बॉडी उसकी, देखते हैं आप टीवी पर, देख रहे हैं ना। हमारे महाराजा को यहाँ ऐसे ही होता था, हमारे भी मुबारक मंडी में, उनको बाहर निकलवा दिया और अपनी मलका को, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी वहाँ आके बैठा हुआ है। ये अंग्रेज़ों की बदमाशी, चालाकी, जो हम नहीं समझ पाए, अभी तक भी दुनिया नहीं समझती है, उसी में घूमते रहते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ। पाकिस्तान ऐसे बना, गिलगित बल्तिस्तान ऐसे उनके पास गया। और जब गिलगित हमें दी वापस, कब दी? 1-2 दिन पहले, आज़ादी के सिर्फ 15 दिन पहले टेम्परेरीली दी, इस तरीके से कि वो जब हमला करेंगे, जो प्लान उन्होंने बनाई थी, तो उस वक़्त गिलगित ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के पास। और वही हुआ। 20 अगस्त को, 15 तक तो नहीं शामिल हुए, वो छोटी कहानी आप पढ़ लेना। 20 अगस्त 1947 को मुजफ्फराबाद के सामने बन्नू को हाट ब्रिगेड था, उसका ब्रिगेडियर मुरे था, अंग्रेज़ था, और उसका ब्रिगेड मेजर ओंकार सिंह कलकट थे, सरदार जी। वो फिर स्टाफ कॉलेज में मेरे साथ थे। मैंने जब 61 में स्टाफ कॉलेज किया, उसी साल महाराजा हरि सिंह जी की डेथ हुई। मैनिकशा मेरे कमांडर थे, और ये कलकट मेरे डीएस थे। उनकी वाइफ, मेरी वाइफ, दोनों बीमार रहते थे वो हॉस्पिटल में, तो हम दोनों शाम को बैठे रहते थे हॉस्पिटल में, कमरे में बातें करते। ये कोई इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं करी, पर ये उनकी वो कहानी सुनाने लगा हूँ।
20 अगस्त को एक लिफाफा खोला, टॉप सीक्रेट एड्रेस टू ब्रिगेडियर मोरे। वो ब्रिगेड मेजर थे, ब्रिगेड मेजर को इजाज़त होती है टॉप सीक्रेट ब्रिगेडियर का लेटर खोलने की। खोला तो क्या लिखा है, यू विल अटैक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑन 22 अक्टूबर 1947। इन्होंने किताब में लिख के दी गई हैं। और ये मैंने डिफेंस सर्विस, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की किताब होगी, मैंने बताई थी आपको, उसमें लिखा हुआ है, हमारे लिखा है, हमारे आर्मी हेडक्वार्टर ने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस 1947। पब्लिश कब हुई, 1987। 87 तक हमने किताब निकलने नहीं, बाहर असलियत नहीं बताई आपको। मुझे पता था, लेकिन मैं 84 में रिटायर हुआ था, 38 साल हो गए, किताब कहीं नहीं दिखाई। ये एक दिन मैं यहाँ डिब लाइब्रेरी में कुछ और देखने गया तो ये किताब पढ़ी हुई, कब 2010 की बात है, 12 की या 14 की, और उसमें लिखा 1987। उसमें ये बात मैं जो बता रहा हूँ ये सब लिखा हुआ है, एक एक लफ्ज़ जो मैंने आपको बताया उसमें लिखा हुआ है। हमारी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की किताब है कि कलकट ने जब खोला, ये पढ़ा तो उसकी मिट्टी निकल गई। उस दिन ब्रिगेडियर वहाँ नहीं था, वो गया था आगे पोस्ट पर सुचेतगढ़ जैसे, उसकी पलटन उधर थी, फ्रंटियर फोर्स, रात को वहाँ ठहरा हुआ था। तो उसने ये देखा, उन्हें कहा जी ये आ गया, मैं क्या करूँ। ब्रिगेडियर ने कहा अगर तुमने मुंह खोला तो तुम वापस अब इंडिया नहीं जाओगे। देखो ब्रिगेड मेजर, ब्रिगेड कमांडर का ऐसे होता है जैसे सीओ एडजुटेंट होता है, बेटे की बाप बेटे का रिश्ता होता है। तो उसको बोला कि तुझे ख़त्म कर देंगे। ब्रिगेडियर फौरन आ गया, फौरन ब्रिगेड मेजर को अंडर अरेस्ट कर दिया और सारे इंटेलिजेंस के सब लगा दिए। उसकी वाइफ थी, छोटा बच्चा था 6 महीने का, वो तो समझ गया कि बस टाइम आ रहा है, मगर उसने हिम्मत करी और उसकी फ्रंटियर फोर्स उधरी थी। उसके दोस्त मुस्लिम, उनको तो नहीं पता, उनको शेयर किया यार मेरी, उसका घर मंटकुमरी में था, पाकिस्तान में था, उजड़ चुका था, फादर का पता नहीं था। तो उसने बोला अब ये ऐसी सच्ची कहानी है, ऐसे लगता है जैसे ये हम कोई परियों की कहानी सुना रहे हैं, लिखा हुआ उसने। और मेरे साथ था वो, कर्नल मेजर जनरल बने 84 में, मेरे से एक साथ ही मेरे रिटायर हुए थोड़े से पहले। तो जब ये बात हुई तो अंडर अरेस्ट हो गए। उन्होंने कहा भाई ये तो मेरी, मैं तो मार देंगे, भाई मेरा बच्चा भी मार देंगे। अपने अफसर, पता नहीं क्या था उसका नाम, मोहम्मद इकबाल या कुछ, उसको बताया यार मेरे घर उजड़ गए हैं, फादर गुम है, तो भाई बच्चे भी इधर, इनको कोई तरीका करो। उन्होंने कहा फिक्र नहीं करो। रात को 12 बजे गाड़ी भेजी, खिड़की खोली, नीचे गद्दे डाले, 3 टन में जंप करवाया, निकाल भाई जा क्यों निकल गई वाइफ और बच्चे। और ये बात है 20 अगस्त की, उसको बात नहीं करने दी। अब हो गया 18 अक्टूबर, 2 महीने हो गए, वो पसीना पसीना परेशान कि अब मेरे मुल्क पर हमला होने वाला। 22 अक्टूबर को 18 हो गया है, 4 दिन रह गए हैं, बता नहीं पा रहा। अब अंदाज़ा लगाओ क्या हालत होगी उसकी। उसने फिर टेलीफोन किया अपने अफसरों को कि मेरा बाप गुम हो गया है, कुछ थोड़ा झूठ भी बोला होगा, वाइफ का भी पता नहीं लग रहा। उन्होंने कहा फिक्र नहीं जी। वो आ गए रात को फिर, और 2 अफसर उसको निकाला, फ़ौरन पहुंचाया एयरपोर्ट। तब तक पता लग गया, पर तब तक वो एयरपोर्ट में गुम एंटर हो चुका था। फिर कुछ करने में जहाज़ में बैठा, अम्बाला उतरा, रात हो गई। रेलवे गाड़ी में, मालगाड़ी में कालकट साहब बैठ गए रात को 12 बजे। सुबह 6 बजे डिफेंस मिनिस्टर के पास पहुंच गए, बलदेव सिंह जी। और थापर जो बाद में हमारे चीफ बने, वो ही वॉज डायरेक्टर ऑपरेशंस। और कुलवंत सिंह जी जो आर्मी कमांडर वेस्टर्न कमांड बने, वो ही वॉज दी जनरल स्टाफ कर्नल। वो तीनों को उन्होंने सारी कहानी सुना दी और ये बताया कि 10,000 ने कश्मीर पर हमला करना है, 10,000 ने जम्मू पर हमला करना है, 6,000 ने वैली पर जाना है,
उड़ी के रास्ते, और 2000 ने टिटवाल पर हमला करना है, और 2000 ने गुलमर्ग पर हमला करना है। इधर जो 10,000 है वो पुंछ, कोटली, मीरपुर, बेम्बर, इसके ऊपर अटैक करना है। और ये अटैक, कश्मीर के अटैक 21 की रात को होंगे, मगर जम्मू के अटैक 16 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, सब लिखा हुआ है। और 16 का अटैक 4 सितंबर, 16 को शुरू, 4 सितंबर को ये बबिया में, हीरानगर में, स्टेटगढ़ में हमले शुरू हो गए। यहाँ 5 जैक थी, नफरी नहीं थी। एक पलटन थी, कहाँ से लेकर, लखनपुर से लेकर बेम्बर तक, एक पलटन, चुप सी नहीं थी। और कई लोग कहते हैं इन्होंने मारा, उन्होंने मारा, कहाँ माना। वो ये सेंटर, जैक राइफल सेंटर, जहाँ ये रिक्रूट फायर नहीं किया हुआ था, ब्रिगेडियर खुदाबख्श यहाँ ब्रिगेड कमांडर थे, वो जैक सेंटर के बच्चे लेके, जिन्होंने फायर नहीं किया, गाड़ी में बिठा के वो भेजे बॉर्डर पर दिखाने के लिए कि फौज हमारे पास है, फिक्र मत करो, बचा लिया जम्मू। 2-3 जगह उन्होंने हमले किए, 5 जैक ने 1 इंच जगह नहीं जाने दी, बेम्बर तक, बेम्बर से आगे फाल हो गया। मगर ये सारा चुपचाप 18 अक्टूबर तक मुजफ्फराबाद में पत्ता भी नहीं हिलने दिया। क्यों? कि अटैक उधर होना था 21 की रात को। जितनी सरप्राइज था वो कि हमने जम्मू में अटैक करना है। इधर इतना हमले किए, इन्होंने बचा लिया, लेकिन वो शायद ज़्यादा हमला भी नहीं करना चाहते। वो बताना चाहते कश्मीर में नहीं हम इंटरेस्टेड हैं, हम जम्मू में इंटरेस्टेड हैं, ताकि फाइनल हमला कश्मीर में। और वही हुआ। इन्होंने 15 अगस्त के बाद 16 को पुंछ पर हमला नहीं किया। 75,000 वहाँ पाकिस्तान के हमारे मुस्लिम्स फौज के रिलीज़ हुए थे, बेस्ट जवान वर्ल्ड वार 2 के, सब 6 साल सर्विस, 5 साल। उनको वेपन दिए कि आपको हम आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट बनाएंगे आपकी, आप जाओ और ये बोलो हिंदुओं और सिख की औरतों को बोलो कि आप तैयार हो जाओ, हम आपसे शादी करेंगे, आपको ले जाएंगे, ताकि वो महाराजा हरि सिंह को टेलीग्राम देना शुरू कर दें, ताकि मेरी पलटन 9J के जो श्रीनगर में रिजर्व रखी थी वो पुंछ आ जाए, और जब मुजफ्फराबाद में हमला हो तो पीछे कोई रिजर्व नहीं। वही हुआ, क्योंकि ये प्लान बनाई थी हमारे ही स्कॉट ने और दी थी माउंटबेटन के जनरल्स को जो आए हुए थे श्रीनगर में, कि ऐसे करोगे तब कामयाब होगे, नहीं तो 4 दिन क्या 15 दिन लगा दोगे, मुजफ्फराबाद नहीं कैप्चर कर सकते। ये ऐसी पलटनें हैं हमारी। तो वही हुआ, जब वो हिंदुओं के औरतों को डराया तो पता आपको विमेन का बड़ा होता है कि इनको बचाओ बचाओ। तो स्कॉट ने कहा महाराज पलटन 9J के हैं, पाकिस्तान से हमला नहीं होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कोई कम्युनल होगा या कोई लूट मार होगी या कोई औरत को ले जाएगा, बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती। इस वास्ते प्लटून लगाई हुई है, ये पलटन की ज़रूरत नहीं है, अभी ये तकलीफ हो जाए। ये सब प्लान था। 9 जैक वहाँ से मूव हुई हाजी पीर के रास्ते पुंछ आ गई। कश्मीर में कोई पलटन नहीं, यहाँ जानबूझ के मेरी पलटन वहाँ पर। उन्होंने पुंछ तो बचा लिया, लेकिन मुजफ्फराबाद पीछे कोई रिजर्व नहीं। वहाँ पर हमला होता है 21 की रात को, और वो क्या होता है, वो बड़ी बदकिस्मती की बात, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। वो अपने ही भाइयों ने रात को, मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों को काट दिया रात को, कुछ रहा ही नहीं, क्या लड़ना था। वो टेलीफोन आया 22 को सुबह ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को, कर्नल नारायण सिंह जो CEO थे, उन्होंने बोला सब कुछ ख़त्म है, 3 लफ्ज़। क्या हुआ? ख़त्म, बात आगे हुई नहीं। बात अभी क्या करें, ये अभी इनकी रोल शुरू होती है। महाराज साहब को बताया कि हमला हुआ है
उन्हें बोला सब कुछ ख़त्म, आगे क्या जी बता नहीं पाए, शायद वो खींच लिया होगा, सेट ही नहीं, बात ही नहीं करने दी, कोई खबर नहीं। अभी अंदाज़ा लगाओ, आपकी पलटन सुचेतगढ़ में लगी हो और जम्मू में हम बोलें क्या हाल है, बोले जी सब खत्म, और आगे कुछ बोल ही नहीं पाओ, आप तो क्या अंदाज़ा लगाएं। टेलीफोन ख़राब हो गया है, वायरलेस ख़राब हो गया, ये पलटन ही ख़त्म हो गई है उस हालत में ये। और उधर कुछ नहीं था, कोई पलटन नहीं थी। वो स्कॉट ने सारी पलटने भेज के 24 सितंबर को इस्तीफा दिया और इंग्लैंड चला गया हमारा जनरल स्कॉट, और इनको चार्ज दे दिया। ये क्या करें, फौज डिप्लॉय हुई है पूरे 800 किलोमीटर में 8 पलटन, 100 एक 100 किलोमीटर में एक पलटन। ये हालत थी हमारी रेजिमेंट की जिस दिन हमारे पर अटैक हुआ। फिर भी रियासत पूरी हमने बचा ली, स्वाय वो उड़ी का अक्टूबर, और उसकी जो लड़ाइयाँ 2 लड़ी हैं वो वर्ल्ड क्लास लड़ाई। जब ये हुआ तो महाराज हरि सिंह ने कोई हुक्म नहीं दिया, वर्दी डाली, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक डाला, उनको लेफ्टिनेंट जनरल रैंक था, और ब्रिगेडियर साहब को बुलाया कि मैं मुजफ्फराबाद जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ जाके क्या हो रहा, आपको पता नहीं लग रहा है। ये थे। क्यों किया, क्या कहते, कमांडर चीफ वही थे, वो पलटन 9 जैक उन्होंने ही भेजी हुई थी, किसको दोष देंगे, अपने पर दोष ले लिया, किसी को कुछ नहीं कहा, वर्दी डाल के मैं देखता हूँ, मैं मरने को जा रहा हूँ। फिर ब्रिगेडियर साहब ने कहा नहीं, मैं कमांडर इन चीफ हूँ, आप महाराज हैं, आप नेहरू से बात करो, फौज मंगवाओ, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ज़बरदस्त। ये डॉक्टर करण सिंह वहाँ बैठे थे, वो लिखते हैं, मुझे बताते हैं कि वो आए, सल्यूट किया, इन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा आप नहीं जाएंगे, मैं जाता हूँ। मैं ओके, देन यू मस्ट फाइट टू द लास्ट मैन। इसी तरह ट्रुप्स कोई नहीं थे, अर्ली, स्वीपर, बार्बर, वो 150 आदमी इकट्ठे, कोई पलटन नहीं थी, कोई कंपनी नहीं थी। महाराज साहब ने कहा कि मेरी जो पैलेस गार्ड है, आपने देखा होगा उनका पैलेस बड़े पहाड़ों में जाके है उधर, अब तो बड़ा कुछ हो गया, उधर कुछ नहीं होता। जब मैं एडीसी था तब भी वो 5 मील उधर और 3-4 मील इधर कोई घर नहीं था, वो एक ही पैलेस था। उन्होंने कहा ये गार्ड रघु प्रताप की, 1st JNK की गार्ड थी, कैप्टन पृथ्वी सिंह के नीचे, ले जाओ। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा एक प्लटून रहने देते हैं, 50-60 बच्चे मिले, वो लेके चले गए। ब्रिगेडियर साहब, बारिश हो रही थी, ऐन पड़ रही थी, बड़ी सर्दी थी उस दिन, विंटर आने वाला था। अंग्रेज उन्होंने अटैक सब कुछ इस तरीके से किया हुआ था। तो जब वो उड़ी पहुँचे, वहाँ 7 जैक के भी एक प्लटून पहुँच गई थी, उन्होंने पोजीशन उड़ी में लिया हुआ था। तो उन्होंने कहा आप ये पोजीशन रखो, मैं एक प्लटून और देता हूँ, आप अटैक तो आ ही रहा है, आप डिफेंस तैयार करो उड़ी में। तो मैं 60 जोन लेके 1st JNK के एक प्लटून, कंपनी उनकी समझो, कैप्टन पृथ्वी सिंह 1st JNK के थे। पलटन कहाँ थी, पुंछ में, उसकी गार्ड ड्यूटी गई हुई थी श्रीनगर में। शुक्र है वो पृथ्वी सिंह कंपनी लेके 60 आदमी लेके अभी मुजफ्फराबाद को जा रहे हैं, पता करने को कि हुआ क्या। जब वहाँ हटियाँ एक जगह है थोड़ी सी, जहाँ आपने वो देखा होगा कहीं, अगर आपने ड्यूटी उधर करी है, वहाँ एक है अमन सेतु पुल है, रेड पुल, वहाँ पर वो अभी भी एक्सचेंज होता है। मैंने भी वहाँ ड्यूटी दी 1 साल के बाद, मैंने भी लड़ाई उधर से ही शुरू की। 4 कमाऊँ में था मैं उस वक़्त, मेरे पैर 9 जैक उस वक़्त पुंछ में मैं जा नहीं पाया, तो उन्होंने हमें अटैच कर दिया 4 कमाऊँ के साथ। वहाँ मैंने भी पहला दिन लड़ाई का, वहीं मीडियम का शेल पड़ा, मेरे बंकर ख़त्म हो गया, पर मैं बच गया। उसी जगह ब्रिगेडियर साहब जब पहुँचे तो टांगे लोग आ रहे हैं मुजफ्फराबाद के, मोस्टली सिख्स। क्या हुआ, वही बात, कुछ नहीं रहा, औरतें सब ले गए, कोई नहीं आई, बच्चे सब मार दिए, गाड़ियों के आगे फेंके, दरिया में फेंक दिए,
कोई बच्चा साथ नहीं, कोई औरत साथ नहीं, बूढ़े वो आ गए, स्टडी हो गए। मैं क्या फिक्र मत करो, उनको उन्होंने सब कुछ दिया, पीछे भेजा। आगे गए तो 300 गाड़ी आ रही है। गाड़ी देखी, 300 व्हीकल्स ऑन दी मुजफ्फराबाद उड़ी श्रीनगर रोड। तो ब्रिगेड साहब ने कहा, पृथ्वी टेक पोजीशन इमीडिएटली। और दूसरी प्लटून सूबेदार दुनीचंद शर्मा ने कहा, आप लेफ्ट पहाड़ी ऊंची थी, टेक दैट, चुप रहो, फायर नहीं करना। जैसे गाड़ी सामने आती है इतना फायर करो कि गाड़ियाँ बेकार कर दो, बाहर निकले तो मारो, इतना फायर करो कि घबरा जाए वो। वही किया। लेकिन इसके ऊपर क्या किया, कैप्टन पृथ्वी सिंह ने 4 आदमी लिए, लीडिंग था, दौड़ के पहली गाड़ी पाकिस्तान की पकड़ ली, छीन करके बीच बढ़ाया और ड्राइव करके ले आया। ये भी वर्ल्ड में कहीं ऐसा हुआ नहीं। ये आपकी रेजिमेंट रघु प्रताप फर्स्ट जैक की पलटन। और हमारे यहाँ पर नरसिंह देव जयमाल हैं, वो फर्स्ट जैक के क्लार्क थे, वो लेफ्टिनेंट बनने आए हुए थे। उनकी इंटरव्यू थी 2 दिन के बाद। जब ये लड़ाई हो गई, सारे वो कैडेट बनने वाले सब बीच में, तो वो दुनीचंद की फर्स्ट जैक का उसी के बाबू थे, वो उसके दुनीचंद के पास बैठे हुए। राइफल कभी फायर नहीं किया था, भर के वो भी फायर कर रहे हैं, अभी जिंदा हैं। ये वही कहानी सुनाते हैं, आंखों देखी हुई है सारी उनकी। पाकिस्तान हैरान हो गया कि ये क्या हो, क्योंकि वो 4 जैक के लीड कर रहे थे और उनकी अपनी फैमिली मेरे पास थी बदामी बाग में, वो लीड कर रहे थे। उनको सब पता था, वो रोज़ शाम को कभी आते थे, राशन जा रहे थे रात को उसी सड़क से, और उनको पता था कुछ नहीं है। और उन्होंने बताया था पाकिस्तान को, आगे कुछ नहीं है, 6 घंटे में हमने जाके महाराजा हरि सिंह को पकड़ के दस्तखत करवा लेंगे। ये कोई मैं वो नहीं बता रहा आपको, एक किस्सा नहीं बता रहा, ये 100% मैं उधर था, मेरे सामने हुआ, डेड बॉडीज आ रही थी मेरे सामने। तो जब ये हुआ, इतना फायर किया, 4 आदमी अपने मारे गए, गाड़ी ख़त्म कर दी वो पाकिस्तान। तो भी क्या कहने, पृथ्वी सिंह की देखो कितनी समझ बूझ, फौरन वर्दी खोली, बनियान निकाली, राइफल के ऊपर करके वो कि ये तो अभी पाकिस्तान की मार्किंग, गाड़ी तो पाकिस्तान की मार्किंग है, लेकिन बैठे हुए हम हैं, गाड़ी हम ला रहे हैं। तब जाकर लेकिन गाड़ी इतनी ख़त्म कर दी वो कि हिल नहीं। फिर उन्होंने बोला इसको पहाड़ की तरफ मारो, ऐसे करके रोड ब्लॉक हो। वो फिर ना दाएं से कोई गाड़ी निकलती ना बाएं से, और उनका आदमी निकला नहीं तो मारे इन्होंने 300 आदमी मार दिए उनके, और अपनी प्लटून भी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो ऊपर पहाड़ी भी उधर चले गए। उन्होंने सारा कुछ उनके ऊपर डाला। तो ब्रिगेडियर साहब ने 50-60 आदमी जो बचे उनको लेके, पृथ्वी सिंह भी जख्मी हो गए, वो तो हॉस्पिटल में चले गए, ये सब धनीचंद भी मारे गए। ये जो नरसिंह देव थे, इनके साथ एक एनजीओ था। अंधेरा होने लगा तो ये पीछे जंगल पहाड़ की तरफ, बाद में पकड़े गए, उधर ही पकड़ लिए, वो प्रिजनर हो गए, 1.5 साल के बाद आए। तो इस तरीके से उड़ी गढ़ी की बैटल हमने जो बनाई है, ये वर्ल्ड क्लास बैटल, लेकिन कहीं नाम ही नहीं है। क्यों कि महाराजा हरि सिंह की फौज थी, क्यों कि डोगरों की फौज थी। अगर नेहरू इंडियन आर्मी भी पहुंच गई बाद में, वो क्योंकि जो हुक्म होता था वही मानना था। शेख अब्दुल्ला खिलाफ थे। अगर वो बता दें कि ये पाकिस्तान को तो गढ़ी में ही रोक दिया था, तो उस पलटन के ख़िलाफ़, उस फौज के ख़िलाफ़ फिर कोई बोल नहीं पाएगा। इसको बिल्कुल बताया ही नहीं किसी। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि गढ़ी नहीं होती तो आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो 300 गाड़ी हैं, 6000 कबायली पाकिस्तान की आर्मी, उनके सब सीईओ, कंपनी कमांडर सब पाकिस्तानी अफसर थे उनके कपड़ों में। अगर वो पठान है तो पठान के कपड़े हैं, अगर वो दूसरी ट्राइब का तो वही कपड़े, आर्मी का कुछ नहीं, मगर थे सब आर्मी। मैंने पूछा नरसिंह देव को कि कब तक रोका, कहते मैंने अंधेरा होने लगा और उधर एक स्टार मुझे नज़र आ रहा, तब जाके उन्होंने हिम्मत करी उस गाड़ी को हटाने। दिन निकल गया,
उनको पता लग गया कि सड़क खाली नहीं है। पहले दिन 4 JNK आके राशन लेके बदाम बाग से गए थे तो उधर कोई फौज नहीं थी और यही फीड किया हुआ था और लीड इनको वो कैप्टन असलम कर रहा था, हमारा ही 4 JNK। और 4 JNK ही नफरी पलटन को सारे को लीड कर रही थी। और वो देखो दुनी चंद भी 4 JNK का सूबेदार था, वो सरप्लस हो गया 4 JNK में, 1st JNK में डाल दिया और 1st JNK में उसको महाराजा साहब की पैलेस गार्ड में डाल दिया। वहाँ से आके अपनी पलटन के साथ लड़ रहा है वो और उनके 300 आदमी मारे उसने, खुद भी मर गया। तो कुछ नहीं मिला उसको, पृथ्वी सिंह का नाम ही कहीं नहीं है। उनको तो परमवीर चक्र मिलने चाहिए इन दोनों को, कुछ नहीं, इनको भी कुछ नहीं था। बाद में बड़ी मुश्किल नहीं, 2 साल बाद महावीर चक्र। ये हमारे साथ हुआ है, हम चुप रहे, ये मैंने सब देखा है, इसीलिए मैं अब नहीं चुप रहता हूँ। और ये सब जगह ये बात आज अपनी रेजिमेंट में शायद पहली दफ़ा बता रहा हूँ मैं आपको, मगर सिविल में तो मैं नहीं परवाह करता किसी, क्योंकि असली ये है और यही मैंने किताब में लिखा है, जो अभी किताब का नाम है यही लिखा है। तो ये आपने ही बचाई है ये रियासत और ये बची रहेगी, इसको कोई कुछ नहीं। जिसमें ऐसे लोग हैं इस तरह की कुर्बानियाँ दे सकते हैं। अभी आप सोचें अगर ये गड़ी नहीं होती तो उड़ी का पुल कैसे उठ सकता था। उसी रात में जाके पीछे गए हैं, सामान मंगवाया है, टेलीफोन किया है कि जम्मू से यहाँ से 5 जैक से 2 मार्टर 2 MMG, वहाँ ना मार्टर था ना MMG, वो हवाईजहाज में भेजे हैं। कैप्टन ज्वाला सिंह को बोला है महाराज हरि सिंह जी ने, तुम ले जाओ। और ये ऑर्डर लिखा है ना उसमें ब्रिगेडियर, अच्छा उन्होंने रात को ब्रिगेडियर साहब जाते हैं, बारामूला पहुंचते हैं रात को, कहते हैं ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमें तो सोचा भी नहीं था कि ये हालत होगी, मगर हमने रोक लिया है, आप जल्दी से बात करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और जल्दी से मंगाओ इंडियन आर्मी, नहीं तो कश्मीर नहीं बचेगा। पर मैं उड़ी का ब्रिज उड़ाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, यू विल फाइट टू द लास्ट मैन, बोल दिया उनको कि तुम उड़ी से नहीं आओगे जिंदा, इनको बोल दिया महाराज साहब ने। और यही आर्डर दुनिया का नंबर 1 आर्डर है। ऐसा आर्डर नहीं मिल सकता कि जो बादशाह ने अपने कमांडर इन चीफ को बोला हो कि तुम उड़ी में मरना है, तुम्हें वापस नहीं आना है, यू विल बी द लास्ट मैन। और इसी वजह से वो जाकर के वापस ये 2, अच्छा और ये किसके हाथ भेजा, कैप्टन ज्वाला सिंह, वो यहीं थे, थोड़े साल हुए डेथ हुई उनकी, उनको ये आर्डर दिया कि तुम ये आर्डर लेके ब्रिगेडियर साहब के पास जाओ और अगर तुम्हें ब्रिगेडियर साहब नहीं मिलते तो तुम ब्रिगेडियर साहब की जगह काम करो और यू विल बी दी लास्ट मैन, इसके बाद मत आना वापस है नगर को। ये भी ऐसा आर्डर दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। 10 लाइन का आर्डर है, 50 शब्द का, उसमें कोई गलती नहीं निकलती। ये महाराज हरि सिंह की काबिलियत, इतने प्रेशर के अंदर किस तरह का आर्डर लिखे। वो तो मैं कहता हूँ, को मैंने बोला है चीफ मिनिस्टर को बोला, मैंने कहा ये आर्डर आप फ्रेम करके अपने टेबल पर रखो, हर एक अफसर के टेबल पर होना चाहिए कि इतनी ख़राब हालत में भी तुम इतना अच्छा सोच सकते हो, इतना परफेक्ट आर्डर दे सकते हो। ये महाराज हरि सिंह इस तरह से ये बची। और मैं ये भी बताऊं कि 2 दिन के बाद उड़ी का ब्रिज उड़ा दिया, 1 दिन और 2 दिन और मिल गए। फिर महुरा में आए, महुरा भी रोके रखा। फिर वो आ गए बुनियार, इसका बुनियार के आगे 1 दिन 1000 आदमी मारे उनके, और ये खुद कितने थे, 50 आदमी। वो सारागढ़ी की बात करते हैं ना हम, 21 सरदार, क्या कमाल किया उन्होंने, वर्ल्ड क्लास बैटल है, 1992 की जब कब है, 21 आदमी थे, एक छोटी सी पोस्ट थी, कोई उससे बचा भी कुछ नहीं। अंग्रेज पलटने आ रही थी, उन्होंने बोलो रोको थोड़ी देर, तो वो लड़ गए, 800 अफगानी मार दिए, 21 सिख पलटन के वो शहीद हो गए। उनको शायद 21 को भी कहते हैं, उस वक़्त का विक्टोरिया क्रॉस सबको दिया हुआ है। मगर ये गढ़ी वाले कम नहीं थे, उड़ी वाले कम नहीं थे, कुछ नहीं मिला किसी को, नाम भी नहीं पता।
सेंटर में अभी रोज़ टेलीफोन करता हूँ, यार नाम तो निकालो, वो भी नहीं मिल रहे मुझे। कि मैं कुछ नहीं तो इन 21 आदमी के गांव में इनके नाम पर गाँव के नाम, सड़क के नाम, स्कूलों के नाम ही लिखवा दूँ, कुछ नहीं जवाब आ रहा सेंटर से। ये हमारी हालत है। और इस तरह से आपकी स्टेट उन्होंने बचाई थी। और जब वो उसमें बुनियार में लड़ रहे थे तो एक आदमी जख्मी हो गया हवलदार, तो उसको एवैक्यूएट कर रहे थे। वो गया ब्रिगेड साहब के पास कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, उनके पास ही आपकी फैमिली भी रहती है, मैं क्या मैसेज दूँ उनको। तो उन्होंने क्या कहा, मैं कहा मेरी वाइफ को बोलना कि मेरे महाराज साहब का मुझे हुक्म है टू दी लास्ट में कि तुमने वापस नहीं आना है। तो मैं वापस नहीं आऊँगा, आप जम्मू चले जाएं। ये मैंने बात की थी उनकी मिसेज से, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि बच्चों का ख्याल रखना, जम्मू चल गए। ये था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। उन्होंने सब ने कहा कि आप जब टांग ख़त्म हो गई, एम्बुश में ज़ख्मी हो गए, कैप्टन खजान सिंह गए कि हम आपको उठा के ले चलते हैं। चले आप जाके बारामूला के आगे शेरी पहाड़ी है, उस पर लगाओ, कल तक शायद फौज आ जाए, नीलामी आ जाएगी, मुझे छोड़ दो, पिस्टल दे दो, मैं लास्ट मैन ही होऊंगा। तो ही बिकेम लास्ट मैन। जो कहते हैं मुझे रूलर ने मुझे हुक्म दिया है उड़ी नहीं छोड़ना है, तो मैं उड़ी से थोड़ा पीछे आ गया हूँ, क्योंकि वो उड़ी बाईपास हो गई थी दोनों तरफ से। ये थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। इस तरह से रियासत बची है ये, मगर आपका नाम कोई नहीं लेता। अभी बरखा दत्त ने कुछ दिन हुए तो एक सेमिनार किया, दुनिया को बता रहे थे कि इस तरह जे.एन.के पर हमला हुआ 22 अक्टूबर को, उसको हम ब्लैक डे मना। अब समझ आई उनको। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से टेलीफोन आया कि बरखा दत्त आपकी इंटरव्यू करना चाहती है। मैं क्या आ जाए, वो खुद तो नहीं आई, उसने टीम भेजी दिल्ली से मेरे घर में। 35 मिनट की वो मैंने आपको दी है शायद, वो सुनने वाली है, आप इनको सुनाना। उसमें भी ब्रिगेड साहब का कोई नाम नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ कोई नाम नहीं है। वो बता कुछ और ही, अता हुसैन भी बोल रहा है उसमें, मगर लकीली उसमें एक कर्नल रहना है, वो खुद बाग के हैं, पाकिस्तान के, वहाँ जहाँ पर वो उन्होंने जब कश्मीर नहीं पहुँच पाए तो उसी गांव के हैं। वो पैदा नहीं थे, उनका फादर था, वो इधर अभी रजौरी में रहते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि असली बात कुछ और है, बड़ी स्टडी की है। और उसको भी बरखा दत्त को नहीं पता था कि इतनी जानकारी है, उसको भी उसमें बोला। तो जब उसने बताया कि ये बरखा, उसने बोला कि वो शेरवानी ने सब कुछ किया। उन्होंने कहा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का नाम ही नहीं, ये 5 दिन की लड़ाई क्या कुछ नहीं है। तो उसने बोला अगर तूने ये नहीं भी बोला तो मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा कि तू झूठ बोलती है। डर गई। और ये अता हुसैन ने भी सुन लिया, जनरल अता ने। फिर अता ने बोला ब्रिगेडियर साहब नहीं होते तो कश्मीर नहीं बच सकती, क्योंकि वो रैना ने बोला कि अगर आप ये बोलोगे तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि ये झूठ बोलती है बरखा। वो डर गई। अता हुसैन ने भी सुन लिया, वो भी डर गया। लेकिन वो जो मट्टू था वहाँ बैठा हुआ, वो नहीं डरा। वो वाइस चांसलर था यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी। उसकी अलग स्टोरी, ये बहुत कहानी है, पर मेरे ख्याल में बहुत देर हो गई, मौसम भी बदलना शुरू हो गया। ये बहुत लंबी बातें हैं इसमें, ये तो सिर्फ स्टार्ट है, अभी पहले 2 दिन की बात है। इसके बाद 8000 में 2000 मारे गए हमारे बच्चे। या मैंने बताया था ना 1990 19 तो अफसर मारे गए हमारे, किसी का नाम नहीं आता। पूरी इंडियन आर्मी 2 लाख में 1100 डेथ हुई 2 साल में, और आपकी रेजिमेंट 8000 में 2000 ख़त्म हो गए, और 2000 पाकिस्तान चले गए।
फिर भी रेजिमेंट ने कमाल किया। आज भी बेस्ट रेजिमेंट है आपकी। कारगिल का नाम अभी आता है तो दो दो परमवीर चक्र हैं आपके पास। चुपचाप हम लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। बहुत बहुत मुबारक इस दिन की। फिर कभी मौका मिलेगा, मैं बोलता था कर्नल साहब को कि मेरे से ले लो जो कुछ लेना है। मैं भी 95 साल है, किसी के पास ये हिस्ट्री नहीं है इतनी, और बिल्कुल दुरुस्त हिस्ट्री है। कोई मुझे एक लफ्ज़ की गलती नहीं कोई निकाल सकता। अभी थोड़ी होश भी ठीक है, पता नहीं कल कौन से दिन क्या हो जाए। वो आजकल कोई देर थोड़ी लगती है इस उम्र में, कहीं ब्रेन बंद हो जाए, कहीं हार्ट फेल हो जाए। तो ये बातें जो हैं ये आपकी हिस्ट्री है, इसके ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। और ये किन की बनाई हुई है? ये दो मेरे दाएं बाएं। चलें यहाँ